नमस्कार। महज चंद दिनों पहले तक जो INDIA गठबंधन केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को खारिज करने के ख्वाब देख रहा था, अब खुद बैकफुट पर है। इस गठबंधन को नाम तो दे दिया इंडिया का जोड़ तोड़ करके, लेकिन पैन इंडिया इसकी कोई प्रेजेंस नज़र नहीं आती है। इस गठबंधन के एक बहुत बड़े सूरमा समझे जा रहे, या उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बाकी इस गठबंधन में कई और दल हैं। NCP है, DMK है, CPIM है, CPI है, JMM है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है। लेकिन जो मुख्य दल है वो कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बात तो करती है कि वो INDIA का हिस्सा है, लेकिन कभी वो इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आए। INDIA गठबंधन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उस कांग्रेस को सूबाई नेता अपने अपने राज्यों में मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका जो मुकाबला है कई जगह है वो कांग्रेस से भी है। और अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो जो उनकी ज़मीन है, जो उनकी सियासी ज़मीन है, वो उनके हाथ से छूट सकती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक अलग सियासी उलझन का शिकार हैं, राजनीतिक तौर पर दिग्भ्रमित हैं। उन्होंने एक नया राग अलापा है, PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो इसके दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से शिकस्त देने की योजना बना रहे हैं। उनके साथ अजीत सिंह के बेटे हैं और एक और दलित नेता है जो मायावती का विकल्प बनना चाहता है। अभी जैसा कि खबर है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान एक समझौता हो गया है, जिसमें कांग्रेस को महज 11 सीटें दी जाएंगी। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी इस बात से सहमत नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करे। उनका ये मानना था कि महज 4-5 सीटें जीतने के लिए जो राज्य के नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। विधानसभा के चुनाव में उसे अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया, उसे कुछ नहीं मिला समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके। और सही बात तो यह है कि कांग्रेस ने जब जब किसी दूसरी पार्टी से कोई गठबंधन किया है, कोई सीटों के की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो शेयरिंग की है, उसका उसे उल्टा नुकसान हुआ है। नरसिम्हा राव के ज़माने में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था, जिसमें 299 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी और 126 सीटों पर कांग्रेस लड़ी। वो दिन है और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक कांग्रेस वहाँ उभर नहीं पाई। ये बात ज़रूर है कि 2009 के लोकसभा चुनावों में उसे लगभग 22 के आसपास सीटें मिली थीं, लेकिन उसके बाद उसका जो प्रदर्शन है वो गिरता ही चला गया है। एक जो उसके दिल में बात है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लेती है तो हो सकता है कि वो अमेठी की तरह रायबरेली में हारने से बच जाए, जबकि ये उसकी गलत सोच है। अगर कांग्रेस सभी 80 सीटों पर लड़ती तो हो सकता है कि उसका जो पुराना वोट बैंक है उसमें अल्पसंख्यक और काफ़ी हद तक ब्राह्मण समुदाय उसके साथ आ सकता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस से नाराज़ थी,
जिस कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा कि कौन अखिलेश यादव, वो आखिरकार कांग्रेस के साथ ये समझौता करने के लिए तैयार क्यों हो गई। इसकी वजह शायद ये है कि कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर है कि जो उसका सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है मुस्लिम, कहीं वो उसके हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये बात सुनने में आ रही थी कि मुस्लिम समुदाय ये सोच रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें वो कांग्रेस को वोट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है, ऐसा अल्पसंख्यकों का मानना है। अभी बहरहाल इस समझौते की आखिरी मंजिल क्या होगी, हो सकता है कि ये टूट जाए, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर हम INDI गठबंधन में और दूसरे दलों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है। उनका बस एक प्रस्ताव है कि आप जो आपकी 1-2 सीटें हैं पहले की जीती हुई, उन पे आप लड़ लीजिए, वो आपके लिए छोड़ दी जाएंगी। और ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि आज वो जो कुछ है वो कांग्रेस की ही कीमत पर है, क्योंकि जो पुराना कांग्रेस का वोट बैंक था वो ममता बनर्जी के साथ है, बाकी जो कम्युनिस्ट वोट बैंक था वो भी ममता बनर्जी के साथ आ गया है। ऐसे में जब वो खुद इतनी मजबूत हैं तो वो क्यों कर किसी को तवज्जो देंगी। बिहार का सवाल है तो राष्ट्रीय जनता दल यकीनन कांग्रेस को थोड़ी बहुत तवज्जो देता है, लेकिन अब जदयू के बाहर चले जाने से वहाँ के समीकरण बदल गए हैं। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि RJD INDA का हिस्सा रहेगा, लेकिन वहाँ वो भी कांग्रेस को महज 1 या 2 सीट दे सकता है। INDA गठबंधन का आपस में कोई तालमेल नहीं है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकली, किसी भी दूसरे दल ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। वैसे भी कांग्रेस का भी एक जो एकमात्र ध्येय रहता है वो ये रहता है कि कैसे भी वो राहुल गांधी को चमकाएं। यही वजह है कि जो दूसरे दल हैं उन्होंने इसमें कोई भागीदारी नहीं की। इससे पहले जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उसमें कुछ जगहों पर जो दूसरे दलों के नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया था। लेकिन बहरहाल अब जो है वो राहुल गांधी के साथ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई पार्टी अपने नेताओं को चमकाने की कोशिश करती है तो दूसरे उसमें क्यों कोई सहयोग करेंगे। दरअसल INDIA ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये महज एक खाना पूर्ति है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व से परेशान हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि अगर ये INDI गठबंधन बन गया तो इस गठबंधन के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे सियासी समीकरण निकल कर आएँ कि इस गठबंधन की सरकार बनने लगे। तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो सपना पल रहा है प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना पूरा हो जाए। जैसा कि बिहार में जो नेता है जो हर दूसरे दिन पार्टी और पक्ष बदलता है, उसकी तो सारी दिक्कत ही यही है, वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लुढ़कना लोटा बन गया है। 2014 से पहले भी उसके दिल में एक मुराद जगी कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। एक बार फिर मुराद जगी, बहरहाल वक्त रहते ही दिमाग की जो घोड़े हैं उनकी रफ्तार रुक गई, वो तो खैर छोड़ के चला गया। बाकी और दूसरे लोग भी हैं। ममता बनर्जी के अंदर भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। सही बात है, जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की कई बार अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, पहले केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, तो उनका भी हक बनता है, उनके पास तजुर्बा है प्रधानमंत्री बनने का। कम से कम वो राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं से कहीं ज़्यादा डिजर्व करती हैं। इससे पहले भी कई सियासी गठबंधन बने हैं। 1977 में जनता पार्टी बनी, जो कई सारे दलों के विलय होने के बाद बनी।
उसने उस वक्त की अति शक्तिशाली कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद 1989 में नेशनल फ्रंट राष्ट्रीय मोर्चा का गठबंधन बना, उसने भी कांग्रेस को सत्ता से हटाया। ये प्री पोल अलायंस थे, इसमें दलों ने पहले एक मिलकर मोर्चा बनाया, फिर वो चुनाव में गए, चुनाव जीत कर आए और पहली बार तो जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत पा गई थी। 1989 में जो मुख्य घटक था राष्ट्रीय मोर्चा का जनता दल, उसके साथ कुछ अन्य दल भी थे। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी थी और दूसरे दल थे, लेकिन उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा। 1996 में भी गठबंधन बना, लेकिन वो चुनावों के बाद बना, संयुक्त मोर्चा का, यूनाइटेड फ्रंट का। उसके बाद गठबंधनों का दौर शुरू हुआ, एनडीए का भी बना, फिर 2004 में यूपीए का बना। लेकिन उन दलों में एक आपसी तालमेल था, कहीं ना कहीं वो विचारधारा के आधार पर एक थे। यहाँ की तरह बस एक मकसद नहीं है कि ये केंद्र प्रकारेण हटाना है केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को। जैसा कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लंबे लंबे बालों वाला नेता है कांग्रेस का, जिसे आता कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत ज्ञानवान आदमी है, खुद को दिखाने की कोशिश करता है, उसने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है राज्यों के चुनावों से, यहाँ के चुनावों से, वहाँ के चुनावों से। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं। अगर इस INDIA गठबंधन की नौटंकी करने के बजाय चुनावों के बाद सारे दल मिल जाते, कोई ऐसी सूरत पैदा होती कि बीजेपी को या उसके दूसरे सहयोगी दलों को मिलाकर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो फिर एक हो जाते तमाम लोग, वो ज़्यादा बेहतर होता। और अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर ऐसी सूरत पैदा होती है कि गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल जाए खुदा के फजल से, तो अगर वो राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवा देती है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे गायब हो जाएंगे। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका उस वक्त था जब अन्ना हजारे और केजरीवाल एंड पार्टी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के नाम पर जो स्वांग किया, नाटक खेला। उस वक्त अगर मनमोहन सिंह को हटाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो कई फ़ायदे होते। एक तो उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लग जाता, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी ऊंचे दर्जे की सिक्योरिटी वो भी कायम रहती, रहने को आजीवन बंगला मिलता। लेकिन बहरहाल जब चूक गए तो चूक गए। कांग्रेस को भी सत्ता में आने की चाह छोड़कर अभी इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे वो एक मर्तबा फिर से लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार करें, मुख्य विपक्षी दल की अपनी भूमिका को निभाए। जो जिन मुद्दों से जनता परेशान है, असल मुद्दों से, महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, मिलावट, कॉरपोरेट का दखल, संसाधनों की लूट, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निजीकरण है उसके नाम पर जो बहुत ही बेशर्म लूट चल रही है, उस पर ध्यान दें। टोल टैक्स, पेट्रोल्स के दाम, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, इन सब बातों पर ध्यान दें। अगर वही इसका पुराना राग है उसी को अलापती रहेगी, गंगा जमुनी संस्कृति, सेकुलरिज्म और तमाम तरह की बातें, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, इन तमाम बातों को छोड़ें। अब वक्त बदल गया है। आप धर्म के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस रास्ते पर जाइए मत। अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा वहाँ तक सीमित रखिए जहाँ तक वो जनता के हितों की पूर्ति करता हो। गठबंधन में जाने के कांग्रेस को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। अगर चुनावों के बाद
कोई गठबंधन बनता है तो उसमें भी अगर वो किसी दूसरे दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवा देती है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी तरह से नहीं कर पाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी उस दौर में पहुंच चुकी है जिस दौर में कभी कांग्रेस हुआ करती थी, अति शक्तिशाली। उसके पास एक बहुत ही मजबूत संगठन है, वैचारिक धरातल पर वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो बिखरी हुई नहीं है। वो हर वक्त कमर कसकर चुनाव में जाने के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि वो हवाई बातें करती है। ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरे दलों के सामने केवल इसलिए सरेंडर कर दे कि उसकी पार्टी के जो आला नेता हैं वो किसी तरह से लोकसभा पहुंच जाएं, जैसा कि कांग्रेस के साथ है। पहले राहुल गांधी अमेठी से हारे, अभी भी अमेठी में कोई उनके लिए ख़ास संभावना नज़र नहीं आती हैं। रहा सवाल वायनाड का, केरल में, तो वहाँ से भी नकारात्मक खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी जैसे भी हैं, देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी के बाद, उनका लोकसभा में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल जो उनके सलाहकार हैं उन्हें वो दिग्भ्रमित ना करें। अभी कांग्रेस का वक्त सत्ता के लिए नहीं है, राहुल गांधी का वक्त भी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। अगर वो वाकई संजीदगी के साथ सत्ता में वापसी करना चाहते हैं तो 2024 में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को पाने के लिए संघर्ष करें। अपने अगले कदम को, अपनी अगली रणनीति को, अपनी तमाम ऊर्जा को सत्ता के लिए वो 2029 के लिए संरक्षित करके रखें। नमस्कार, जय हिंद।